हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 1 साइंस का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है ये। हम मतलब हर एक बच्चे को बहुत इजीली समझ भी आता है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं। तो सबसे पहले बच्चे यही चैप्टर उठाते हैं। तो जो अब बच्चे न्यू 10th जो 9th से अब 10th में आए, ये चैप्टर पहले मैंने उनके लिए यही बनाया है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है पहले हम ये समझेंगे, फिर उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है फिर वो करेंगे। ओके, केमिकल रिएक्शन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज के साथ फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है। और गाइस, मैंने आपको ना इसमें ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं अपने लिए, ये जब मैं 10th में थी मैंने अपने लिए बनाए थे और यही मैं इसमें से ये आपको कराऊंगी। ये नोट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि मैंने इसमें हर एक की डेफिनेशन लिखी है और हर एक चीज़ को एक्सप्लेन भी किया है, तो आपको ईजिली समझ भी आ जाएगा। ओके, तो जो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें न्यू सब्सटेंस यानी एक नई चीज़ फॉर्म्ड होगी और एक न्यू प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म्ड होता है। अब हम हमेशा से पढ़ते हैं लाइक फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन, है ना। फिजिकल रिएक्शन क्या होता था कि जो कि हम रिवर्स कर सकते थे। जैसे कि हमने अगर आइस लिए जो कि सॉलिड होती है, हमने उसे फ्रिज में रखा, नहीं, हमने जो आइस थी हमने उसे बाहर निकाल लिया तो वो थोड़ी देर बाद वाटर बन जाएगी, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, है ना। तो और वापस हम जब उस पानी जब वो बन जाएगा हम उसे वापस फ्रिज में रख देंगे तो वापस आइस क्यूब बन जाएंगे। तो ये रिवर्स कर सकते हैं हम। बट अगर मैं बात करूँ केमिकल रिएक्शन की तो कुछ नहीं हो सकता। लाइक अगर मैंने पेपर लिया और उसको जला दिया आग में, ठीक है, तो उसके एशेस फॉर्म हो जाएंगे ब्लैक कलर के। तो क्या अब मैं उस एशेस से वापस से वो पेपर बना सकती हूँ? नहीं ना। तो यही चीज़, अब न्यू सब्सटेंस क्या फॉर्म हुआ, एशेस, और न्यू प्रॉपर्टी क्या थी कि उसमें चेंज इन कलर हुआ, फॉर्मेशन हुई प्रेसिपिटेटली, टेम्परेचर में चेंज हुआ और स्टेट तो वही रहा और इवोल्यूशन भी हुआ गैस का। ठीक है। अब जब हम कोई रिएक्शन करते हैं तो उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दो चीज़ फॉर्म्ड होती हैं। अब पहले तो ये देखिए, ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा कि ऐसे कोई रिएक्शन होते हैं। लाइक अगर हम Mg लें और O2 लें, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो वो दोनों फॉर्म करेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये तो हमारा प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट क्या होता है? एक ऐसा न्यू सब्सटेंस जो कि प्रोड्यूस हुआ है एज अ रिजल्ट बन के उस रिएक्शन का। ये हमारी पूरी केमिकल रिएक्शन थी, इसका रिजल्ट जो निकला वो था MgO, तो ये हुआ हमारा प्रोडक्ट। ठीक। फिर जो Mg और O2 है ये दोनों जब रिएक्ट करे एक साथ तब जाके MgO फॉर्म हुआ। तो जो Mg और O2 थे वो दोनों हमारे हुए रिएक्टेंट्स। जो रिएक्ट करते हैं वो हमेशा लेफ्ट साइड में ही होते हैं और वो दोनों रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं और वो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो हमेशा जो होता है वो हमारी राइट साइड में होता है। ओके। और वैसे भी जो हमारा ये MgO है, लाइक जो ये प्रोडक्ट है हमारा, ये हमारी दूसरी साइड पे भी फॉर्म हो सकता है। मींस लेफ्ट पे अगर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन करें। अभी मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन अभी थोड़ी देर में, बस इन जस्ट 5 मिनट्स। तो पहले हम ये कर लेते हैं आगे नोट्स अपनी। ओके। अब जो मैग्नीशियम है ना, हम उसको साफ यानी क्लीन करते हैं बिफोर बर्निंग। यानी जब हम ये प्रोसेस कर रहे होते हैं तो इस प्रोसेस को करने से पहले हम जब ये मैग्नीशियम लेते हैं तो हम इसको पहले रफ करते हैं एक सैंड पेपर से, है ना। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो MgO लेयर है ये हमेशा फॉर्म्ड होके इस पर ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये उस पर बनी रह जाती है जब हम उसे देखिए। अब जैसे जो हमारा ये मैग्नीशियम है, अगर मैंने इसे यहाँ ओपन रखा है, ठीक, तो इसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाएगा और MgO फॉर्म हो जाएगा। तो कि ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है तो पहले इसको उस मैग्नीशियम पर से हम हटाएंगे, तो इसलिए हम उसे सैंड पेपर से रब करते हैं ताकि ये MgO जो एक प्रोटेक्टिव लेयर है वो इस पर से हट जाए और MgO फिर दोबारा फॉर्म्ड हो जाए जब हम O2 को रिएक्ट कराएंगे। ओके। नाउ अब हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं केमिकल रिएक्शन के, वो सुनिए। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि जो जो चीज़ें हो रही हैं उस केमिकल रिएक्शन को होने के बाद,
लाइक जैसे Mg और O2 था, फिर MgO फॉर्म हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इन पांच कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कि इनमें से चाहे एक या दो चीजें भी होती हैं, बट एक ना एक कैरेक्टरिस्टिक होता ही है जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं। ओके, एक होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कोई भी एक गैस फॉर्म्ड हो जाती है और जो कि उड़ जाती है, लाइक हाइड्रोजन मोस्टली फॉर्म होती है और या फिर ऑक्सीजन, ठीक है। और आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि कौन सी गैस का इवोल्यूशन हुआ है जब हम रिएक्ट कराते हैं एसिड को और बेस को, ठीक है। अभी हम वो भी पढ़ने वाले हैं, बट वो हम पढ़ेंगे एसिड एंड बेस में, तो उसी से आता है। बट आपको उसमें ये लिखना, आपको क्वेश्चन आएगा कि इवोल्यूशन ऑफ गैस किसका होता है, तो यानी जो चीज अलग से बन के रह जाती है ऐसी गैस। ओके, नाउ फॉर्मेशन ऑफ पर्सिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ पर्सिपिटेट का मतलब होता है कि कोई भी एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस जो कि सॉल्यूबल नहीं है वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में, वैसा सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है और वो मतलब गैस की फॉर्म में फॉर्म्ड होता है और फिर वो उड़ जाता है जब वो बनता है। लाइक अगर मैं रिएक्ट कराऊंगी NaCl और BaSO4, ठीक है, सोडियम क्लोराइड और बैरियम सल्फेट, जब मैं दोनों को रिएक्ट कराऊंगी तो जब इनमें केमिकल रिएक्शन होगा तो एक फॉर्मेशन होगी प्रेसिपिटेट की, विच इज बैरियम क्लोराइड। ओके, ये आपके एनसीईआरटी में भी है, आप जरूर देखिएगा। ओके, नाउ चेंज इन कलर। चेंज इन कलर यानी जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करेंगे तो कलर का चेंज होना ही है ना, ऐसे ही टेम्परेचर और स्टेट भी चेंज होता है जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। नाउ केमिकल इक्वेशन, अभी हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन, अब हम करने जा रहे हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ये देखिए, ये जिस तरीके से हमने इस केमिकल, ये देखिए ये केमिकल रिएक्शन हुआ था, ठीक है, हमने इस केमिकल रिएक्शन को एक प्रेजेंटिंग फॉर्म में लिखा है, यानी हमने इसे रिप्रेजेंट किया है सिंबल्स से, फॉर्मूला से। ये फॉर्मूलाज थे लाइक Mg, O2 एंड O2 है ना, और हम इसमें यहाँ पे वो भी लिखेंगे सिंबल्स, लाइक ये हमारा जो भी सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये सब भी हमें लिखना होता है, ठीक। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जब भी हम जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बाय विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, फॉर्मूलाज एंड सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन इट, उससे। ओके, अब बात करते हैं बैलेंस इक्वेशन की। बैलेंस इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। मोस्टली नंबर्स बच्चों के इसी में ही करते हैं, बाकी तो ये चैप्टर बहुत इजी है, बस एक बैलेंसिंग करना ही बहुत इंपॉर्टेंट और हार्ड होता है। ओके, तो पहले हम समझ लेते हैं बैलेंस क्या होता है। आपको पता है बैलेंस करना यानी लेफ्ट और राइट साइड दोनों की तरफ इक्वल होना, तभी तो वो बैलेंस हो पाएगा। अगर एक जगह ऊपर है और एक जगह नीचे है तो फिर वो बैलेंस नहीं हो पाएगा, है ना। जब लेफ्ट और राइट दोनों में इक्वल होते हैं तभी तो वो बैलेंस होता है। नाउ अगर हम बात कर रहे हैं इक्वेशन में बैलेंसिंग करने की, तो उसका मतलब होता है कि जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ना एलिमेंट्स के, यानी कितने एटम्स होंगे वो, यानी नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी। दोनों साइड पे जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल होना चाहिए। लाइक आप कैसे देखिए, एक है Fe प्लस H2O और FeO4 प्लस H2। अब देखिए यहाँ पे Fe 1 है और यहाँ पे Fe कितने हैं, 3। तो हम अगर यहाँ पे सॉरी गाइस, जस्ट वेट, तो देखिए एक Fe है और एक Fe3O4, तो यहाँ पे Fe कितने हैं, सिर्फ और 3 ही है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे कितने हैं, 1। तो अगर हम यहाँ पे 3 लगा दें तो फिर यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3 हो जाएंगे, है ना। तो हम यहाँ पे 3 कर देंगे। आफ्टर दैट अब देखिए O कितने हैं, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितने हैं, अच्छा यहाँ पे जो F है ना, ये अगर ये 1 था तो हम ये नहीं कि यहाँ पे 1 है या 3 है, तो हमें 2 और ऐड करने हैं, हम इसको एक तरह से 0 ही मानेंगे, ठीक है। तो आपको अगर 1 ही दे रखा है तो जितना नंबर यहाँ पे होता है ना
सेम यही लिख देने का, तो उतने नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे। अब जैसे कि ओ देखिए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे सिर्फ 1 है, बट हम इसको कंसीडर 0 करते हैं, तो यहाँ पे 4 है तो इधर भी फिर 4 हो जाएगा। अब हम यहाँ 4 नहीं लिख सकते, कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, जहाँ ये ओ होता है यहाँ पे इसकी पावर में यहाँ 4 लिख देते हैं, बट नहीं, 4 आप यहाँ लिखेंगे, क्योंकि आप इनके नीचे या इनके बीच में नहीं लिख सकते यहाँ पे 4। ठीक, आपने यहाँ लिखना है, और यहाँ लिखने के बाद 4, देखिए अगर हम यहाँ 4 लिखेंगे तो वो H का भी होगा और O का भी होगा। तो जो ये H का 4 है, तो इधर H कितने हैं, सिर्फ 2, और पहले इधर भी 2 थे, तो हमें बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं थी। बट अब यहाँ पे कितने हो गए, 4 और 2 यानी 6 है ना, और यहाँ पे देखिए सिर्फ 2 है। तो अगर मैं यहाँ पे भी वही 4 कर दूँ तो फिर 4 + 2 6 है ना, तो ये भी बैलेंस हो गया और ये भी बैलेंस हो गया। ओके, अब देखिए हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं, हम एक एक करके करेंगे। सबसे पहले सबसे इजी से शुरुआत करते हुए, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, एक ऐसा रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस जो है वो एक साथ कंबाइन हो जाते हैं। मतलब इधर देखिए, एक सब्सटेंस का हम नाम ले रहे हैं ए, ठीक है, और दूसरा सब्सटेंस का नाम ले रहे हैं हम बी। ये दोनों जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो जो थर्ड है, जो थर्ड सब्सटेंस होगा वो फॉर्म्ड होगा। ठीक है, ये देखिए ये ए था, ये बी था, 2 सब्सटेंस से हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो ए बी एक फॉर्म्ड हुआ। इसी को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। और एक बात और याद रखिएगा कि कॉम्बिनेशन में हमेशा 2 सब्सटेंस एक साथ जोड़ते हैं और तीसरा फॉर्म होता है। और जो ये 2 सब्सटेंस है ना, ये हमेशा लेफ्ट साइड में ही होंगे। ओके, ऑलवेज ऑन लेफ्ट साइड। और जो यहाँ पे ये एक सिंगल फॉर्म्ड होगा, ये राइट साइड। ओके, अगर ये जो राइट साइड, ये जो आपको ए बी दे रखा है, अगर ये यहाँ होता और ये ए प्लस बी राइट साइड में होता तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन बन जाता। क्यों? क्योंकि मैं आपको वो बाद में बताऊंगी जब हम डिकम्पोजिशन करेंगे। अभी हम यही पढ़ेंगे कि ए प्लस बी यानी एक सब्सटेंस और दूसरा सब्सटेंस, जब हम 2 सब्सटेंस या 3 भी हो सकते हैं, यहाँ पे हम प्लस सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो तीनों या फिर ये 2 जब कंबाइन होंगे तो एक ही फॉर्म होगा। अगर यहाँ सी भी होता ना तो फिर वो ए बी सी फॉर्म करता। ओके, जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं CaO और H2O, तो ये CaOH2 बनाएगा, दैट इज स्लेग्ड लाइन। और इस स्लेग्ड लाइन में अगर हम वापस CO2 पास करेंगे तो एक मिल्की सब्सटेंस जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट H2O के साथ वो फॉर्म्ड होगा। और जो ये CaO यानी क्विक लाइम है, ये हम वॉश करने के लिए वाइट वॉशिंग करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्ड होगा, ये कैसे होगा, इधर देखिए ये जो था ये आपके जैसे आपने जब आपने CaO जो था अपनी वॉल्स पे लगाया तो साथ में हमने H2O पे गिरा होगा, तभी तो पेंट हो पाएगा, एकदम सॉलिड तो नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्म्ड हुआ होगा आपके वॉल्स पे। फिर इसके साथ जो एयर में ये तो प्रेजेंट होता ही है, तो ये एयर से मिल गया होगा और ये दोनों कंबाइन हो गए तो एक कैल्शियम कार्बोनेट, एक शाइनी सा सब्सटेंस फॉर्म्ड हो जाता है। तो इसलिए लोग कुछ कहते हैं ना कि जब हम वाइट वॉशिंग करते हैं तो उसके 2-3 दिन तक हमें वॉल्स नहीं छूनी चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि उस पर अभी शाइनी लेयर आनी होती है जिसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो अब हम करते हैं डिकम्पोजिशन, जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। अब देखिए, अगर मैंने आपको बताया था कि अगर ये A प्लस बी इधर होता और ये B इधर, तो वो कॉम्बिनेशन था, क्योंकि उधर रिएक्टेंट में 2 कंबाइन होके एक प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो रहा था, है ना। लाइक ये देखिए यहाँ पे फॉर्म्ड हो रहा था। अब अगर मैं बात करूँ कि हमारे रिएक्टेंट में AB है, यानी 2 सब्सटेंस ऑलरेडी कंबाइंड हो चुके हैं, तो अब हम इनको ब्रेक कर सकते हैं। तो ब्रेक करके हम लिख सकते हैं A प्लस बी, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्टेंट साइड ही होती है ऑलवेज, और ये हमेशा प्रोडक्ट साइड होती है। जो तो रिएक्टेंट में अगर आपका AB एक साथ जुड़ा हुआ है, लाइक देखिए एग्जांपल में FeSO4, एक FeA ले लेते हैं हम और SO4 को हम B ले लेते हैं, तो ये दोनों ऑलरेडी जुड़े हुए हैं अभी AB बन के, है ना। तो हम इनको क्या कर सकते हैं, फिर स्प्लिट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं इनटू 2 और या फिर उससे ज़्यादा में भी। तो डिकम्पोजिशन क्या होता है कि जो
हमारे रिएक्टेंट साइड में एक कंपाउंड होता है, हम अगर उसको स्प्लिट कर दे अप इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस में, तो वो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाता है। ठीक, एग्जाम्पल देखिए FeSO4, अगर मैं इसको हीट करूँगी तो एक तो Fe2O3 बनेगा, देन SO2 और SO3। अब हमें बोलते हैं 2 और मोर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका SO3 और SO2 भी होता है तो ये मत सोचिए कि ये गलत है क्योंकि 2 ही होते, नहीं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आफ्टर दैट कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हम इसको हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और हमारा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड होता है। और ये कैसे हुआ, ये दोनों जुड़े हुए थे हम, ठीक है, AB, हमने इसको A और B दोनों में स्प्लिट कर दिया। ऐसे ही PbNO3 2 को भी जब हम हीट करेंगे तो ये फॉर्म होगा, और इसमें कलर चेंज भी होगा, जो कि यहाँ पे ब्राउन कलर फॉर्म होता है। चेंज इन टेम्परेचर, ये देखिए O2 का अलग से इवोल्यूशन हुआ है, यहाँ पे CO2 का हुआ है और यहाँ पे SO2 का हुआ है, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया। प्रेसिपिटेशन जो है यहाँ पे फॉर्म नहीं हुआ है, कलर चेंज यहाँ हुआ है, टेम्परेचर तीनों में चेंज हुआ है। क्यों? क्योंकि हीट और हीट से रिएक्ट कर रहा है। अब देखिए जो डिकम्पोजिशन होता है ना, वो 3 टाइप्स का होता है, एक थर्मल, एक इलेक्ट्रिक और एक लाइट। थर्मल वाला होता है जब हम जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसको हीट से कैरी करते हैं, मीन्स एक सब्सटेंस था, हमने जब उसको हीट किया तो वो 2 या 3 में डिवाइड हो गया, ठीक। और एक इलेक्ट्रिक होता है, इलेक्ट्रिक मतलब कि हमने एक कंपाउंड लिया और उसको हमने इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, थ्रू इलेक्ट्रिसिटी हमने उसको डिवाइड कर दिया, स्प्लिट कर दिया। लाइक H2O वाटर है, हमने उसको H2 और O2 में इलेक्ट्रिक के बेसिस पर डिकम्पोज कर दिया, ठीक। और डिकम्पोज का मतलब होता ही डिवाइड करना है, और कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन करना। तो इस तरीके से आप ये इक्वेशन बना सकते हैं, AB = A + B। और एक होता है लाइट डिकम्पोजिशन, यानी जब हम डिकम्पोजिशन यानी एक सब्सटेंस को डिवाइड करते हैं थ्रू लाइट, तो उसको हम बोलते हैं लाइट डिकम्पोजिशन। एग्ज़ाम में आपको इसके एग्जाम्पल लिखने के लिए आ सकते हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल दीजिए, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल दीजिए, तो आपको लिख के आने पड़ेंगे। मेरे प्री बोर्ड में भी आए थे, मेरे टेस्ट में भी आते थे, मेरे हाफ ईयरली में भी आए इस तरीके से, और शायद बोर्ड्स में भी आपके आ सकते हैं। ओके, नाउ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट होता है कि एक चीज़ को हटा देना और दूसरी चीज़ का उसमें ऐड हो जाना, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में फिर हम क्या देखेंगे रिएक्शन में, कि रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट जो है वो दूसरे की जगह ले लेता है, यानी टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड। लाइक देखिए 2 कंपाउंड थे, एक AB यानी जो ऑलरेडी जुड़ा हुआ था, और एक C, ठीक है। अब AB और जो C है ये 2 अलग अलग कंपाउंड्स हैं। इसमें जो अब ये C है ये अकेला है, अगर ये ज़्यादा रिएक्टिव हुआ इस B से, तो ये B के साथ कंबाइन हो जाएगा और B की जगह ले जाएगा, ठीक है। तो CB + A फॉर्म हो जाएगा। अब सोचिए, अगर देखिए, अगर जैसे एग्जांपल है CuSO4 + Zn, Zn जो है वो हमारा C है, SO4 हमारा B है और Cu हमारा A है। तो ये AB + C देखा, आप देखिए Zn जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है देन SO4 सल्फेट से ज़्यादा, तो इसलिए ये दोनों रिएक्ट कर गए। बट अगर देखिए यहाँ पे SO4 ना होके Cu इधर होता और SO4 इधर होता, तो क्या हम C, या फिर कुछ और एग्जांपल लेते हैं, लाइक हम लेते हैं, हाँ देखिए इधर 1 मिनट गाइस। तो अभी हमने ये वाला देखा है ना, AB + C = CB + A, यानी जब हमारा C जो था वो रिएक्टिव था B से, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा C है वो B से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, यानी B जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हम क्या लेंगे, फिर A उठाएंगे, यानी A जो है वो हमारा लेस रिएक्टिव था, और जो C था यहाँ पे वो मोर रिएक्टिव था, है ना। तो जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह ले लेगा, तो फिर Ca + B फॉर्म्ड हो जाएगा। ओके, तो ये एग्जांपल हो गया इसका, ये आप इक्वेशन लिख सकते हैं किस तरीके से फॉर्म हुई थी।
अब हम करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, जो कि हमारा 4th टाइप का केमिकल रिएक्शन है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अभी देखिए डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, यानी सिर्फ एक ही की जगह ले रहा था। अब डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब लाइक AB + CD है, तो जो A है वो D के साथ हो जाएगा और जो ये B है ये C के साथ, यानी 2 कंपाउंड्स जो हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं आपस में और एक्सचेंज हो रहा है आयंस का। इस लाइन को मैं अंडरलाइन कर रही हूँ क्योंकि एग्जाम में अगर ये आता है तो आपको यही लिख के आना है कि एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, तब ये दोनों कंपाउंड रिएक्ट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं अपने आयंस और 2 न्यू कंपाउंड्स ये फॉर्म करते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखिए AgNO3 एंड NaCl। ठीक है, इसमें ये AB और ये C और D, ये A ने D के साथ किया AgCl और ये C ने इस B के साथ किया यानी NaNO3। ओके, आप पहले NO3 Na मत लिखना, C और B होता है ना, तो NaNO3। ओके, नाउ 5th टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा रिएक्शन होता है इन विच एक इनसॉल्युबल सॉलिड, यानी जो इजीली सॉल्यूब नहीं होता, मिक्स नहीं होता, ऐसा सॉलिड फॉर्म होता है और वो कुछ देर बाद गैस बन के, यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि वो गैस बन के सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द सॉल्यूशन से। लाइक ये जो एग्जांपल था हमारा ये वाला, ठीक है, इसमें जब हमने इसको और इसको रिएक्ट कराया तो जो ये BaSO4 था ना, ये हमारा एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन था। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो गैस थी ये एक इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म हुआ और ये गैस बन के सेपरेट हो गया सॉल्यूशन से और ये हमारे इसमें नहीं आया। ओके, नाउ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक। ओके, एंडोथर्मिक को एक ये बहुत इजी तरीका मैं बता रही हूँ एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक को याद करने का। जो एंडोथर्मिक है ना, वो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जो हमने ये पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसी को हम एंडोथर्मिक भी कह सकते हैं। जो भी एग्जाम्पल है उसके, लाइक थर्मल लाइट का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक का ले सकते हैं और लाइट का। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें हमारी जो एनर्जी है वो एब्सॉर्ब्ड होती है। जब हम डिवाइड करते हैं ना, तो एनर्जी जो है वो उसके अंदर ही यहाँ पे H2O AgCl के साथ यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाती है एनर्जी। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा एक एंडोथर्मिक होता है। ओके, अब बात करते हैं हम एक्सोथर्मिक की। तो जो 1 मिनट गाइस, हाँ जी, तो देखिए जो एक्सोथर्मिक है उसका मतलब होता है एक ऐसा रिएक्शन इन विच एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। लाइक जितने भी हमने कॉम्बिनेशन के पढ़े, लाइक जैसे एग्जांपल देखिए Mg + O2 गिव करेगा हमें MgO, है ना। तो इसमें यहाँ पे MgO जो फॉर्म हुआ उसके साथ एनर्जी जो है वो बाहर रिलीज हो रही है। तो जितने भी कॉम्बिनेशन फॉर्म होते, जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसमें एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। ठीक है, इनफैक्ट जो रेस्पिरेशन है ना वो भी एक्सो है, बट जो फोटोसिंथेसिस है वो हमारा एंडोथर्मिक होता है क्योंकि उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है। ठीक, नाउ ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी रिडॉक्स रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं। रिडॉक्स रिएक्शन से पहले हम ऑक्सीडेशन से ही हमें पता चल रहा है कि O2 का ऐड होना यानी एडिशन होना। तो जो हमारा फॉर्मूला था जैसे कि ये, इसमें हम O2 ऐड कर रहे हैं, है ना, तो ये एडिशन हुआ। और ये जो MgO था, ये देखिए ये पहले सिर्फ Mg था और अब ये MgO हुआ, यानी इस Mg में O2 जो है वो ऐड हुआ, है ना, यानी एडिशन ऑफ O2 हुआ। एंड रिमूवल ऑफ H2, यानी कहीं पे अगर H2 है तो उसको रिमूव करना इज ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन मतलब इसका अपोजिट, रिमूव करना O2 को और ऐड करना H2 को। अब ये चीज़ जो है हमारी ऑक्सीडेशन एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें बहुत डाउट होता है। तो देखिए ऑक्सीडेशन एजेंट जो है वो हमें O2 दे रहा होता है और हटा क्या रहा होता है H2। तो ऐसे याद करने से ना, ऐसे पढ़ने से किसी को समझ नहीं आता कि व्हाट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसकी एक ट्रिक होती है कि जो भी आपका ऑक्सीडेशन था, यानी जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन था वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो भी हमारा रिडक्शन था वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसका अपोजिट। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल देखिए COH + H2,
तो जो यहाँ पे H2 था वो H2 हो रहा है, यानी उसमें एडिशन, ठीक है। और जैसे कि CuO है तो वो क्या हो रहा है, यहाँ पे उसमें O हट रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीजन का, तो वो रिडक्शन। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो एजेंट होते हैं या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है ना, उसमें प्रोडक्ट्स को भी डालते हैं। नहीं, हम सिर्फ इधर जो हमारा ये क्या नाम है रिएक्टेंट, हम उसी को ही इन चारों में लिखते हैं। तो देखिए, जो ऑक्सीडेशन था वो रेड्यूसिंग और जो रिडक्शन था वो ऑक्सीडाइजिंग। तो आपको ऐसे 4 नंबर बहुत इजीली मिल सकते हैं। अगर आप ये 2 नंबर ढंग से कर ले, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो ये 2 नंबर आपको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता है, तो इसको ज़रूर। तो गाइस, हमने ये कंप्लीट कर लिया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बता दी थी। इस ट्रिक को आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे बच्चों को समझ नहीं आता है कि ये एजेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कोरोजन, और फिर इसके बाद हमारा बचा है रैंसिडिटी, और फिर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, तो आइए जल्दी जल्दी हम फिनिश करते हैं। कोरोजन जो है वो बहुत ही क्या होता है, देखिए, कोरोजन जो है एक तरह का प्रोसेस होता है जो कि किया जाता है व्हेन जो एक मेटल है, ठीक है, सपोज कीजिए एक मेटल है, उस पे वो हमने कहीं खुले में रखा हुआ है, ठीक है। वो जब हम खुले में रखते हैं तो उस पे कोई भी सब्सटेंस जैसे कि मॉइस्चर हो गया, एसिड हो गया, ये सब उस पे रिएक्ट अटैक करते हैं और उस सब्सटेंस पे अपनी एक कोटिंग कर देते हैं। मतलब इसके ऊपर उनकी एक लेयर आ जाती है। लाइक जैसे कोई भी हमने मेटल लिया था, जैसे कि वो होता है ना जो रेलिंग्स होती हैं सीढ़ियों की, है ना, वो भी इस पे मेटल होता है। तो 1 मिनट गाइस, है ना, तो जो रेलिंग्स होती है वो मेटल की होती है, तो उस पर जब वो या ओपन रहती है, हम उस पर पेंट नहीं करते हैं, तो जो मॉइस्चर और एसिड होता है हमारे एयर में, वो सब उस पर रिएक्ट कर जाते हैं उस मेटल के साथ, और एक सब्सटेंस यानी एक कोटिंग सी फॉर्म करते हैं उसके अराउंड, उसके ऊपर। लाइक अगर सिल्वर है, मेटल है, तो उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाएगी, और अगर एक कॉपर है मेटल में तो उस पर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाएगी, ठीक है। अब जो हमारी कार बॉडीज़ होती हैं, ब्रिज होते हैं, आयरन की रेलिंग्स होती हैं, वो सब पे कोरोजन जो है वो रिएक्ट कर जाता है। और कोरोजन कब होता है, जब मेटल के साथ ये दोनों मॉइस्चर, एसिड और जो भी कुछ होता है हमारे सराउंडिंग्स में, वो सब रिएक्ट करता है, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि कोरोजन चलो हो गया, अगर कभी रेलिंग्स पे या कार बॉडीज़ पे या ब्रिजेस पे अगर कोरोजन हो जाता है, एक कोटिंग फॉर्म हो जाती है, तो हम उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, है ना। तो प्रिवेंट करने के लिए बहुत ही कुछ इजी तरीके हैं। लाइक अगर हम उस पर पेंट की कोटिंग कर दें, यानी हम उस पर पेंट कर दें, तो फिर जो सब्सटेंस है वो रिएक्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी एक कोटिंग है पेंट की, है ना। या फिर हम गैल्वेनाइजेशन भी कर सकते हैं, और एक और है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये 3 मेथड से हम जो है कोरोजन को रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज रैंसिडिटी। और रैंसिडिटी क्या होता है, वो भी सिमिलर ही है। लाइक इसमें क्या हुआ था, जो भी हमारे सराउंडिंग में था, लाइक मॉइस्चर, एसिड, वो सब रिएक्ट कर जाते हैं मेटल के साथ। इसमें भी वही चीज़ है, बस एक थोड़ा सा डिफरेंट है कि रैंसिडिटी जो है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है, लाइक कोई भी सब्सटेंस है, उसमें फैट है और ऑयल है। अगर ये दोनों, जैसे हमारा खाना होता है उसमें फ़ैट और ऑयल तो ऑफ कोर्स होते ही होते हैं ना, तो अगर उन दोनों जो ऐसा खाना है जिसके अंदर फ़ैट है या ऑयल है, अगर हम उसे ओपनली रख देंगे कहीं पे भी, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज क्या हो जाता है, मतलब हम बोलते हैं ना कि जैसे एक दिन पुराना हो जाता है, हम खुले में छोड़ देते हैं, तो उसका जो स्मेल है और जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। तो वो फैट्स और ऑयल जो है उसमें उसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं। जो हमारे सराउंडिंग में एक और जो ऑक्सीजन होती है वो फैट और ऑयल के साथ जुड़ जाती है और वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और इसी की वजह से हमारा खाना जो है उसका टेस्ट और स्मेल दोनों ही चेंज हो जाता है, ठीक है। और अब हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ये तो नॉर्मल चीज़ है ना, रैंसिडिटी जो हमारे साथ होती है डेली लाइफ में, तो हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। बहुत ईजी तरीका है। आपको क्या करना है, आपको अपने खाने को जिसमें फ़ैट और ऑयल है उसको एक एयर टाइट कंटेनर में रखना है। लाइक हम ऐसे डिब्बे लाते हैं ना जिसमें जो बिल्कुल एयर टाइट हो, कहीं से एयर उसमें आ ना सके। ऐसे डिब्बे हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो। अगर वो ऑक्सीडाइज हो गए तो फैट और ऑयल जो हमारे खाने में प्रेजेंट है उसकी वजह से अनडिज़ायरेबल टेस्ट और ऑर्डर आ जाएगा,
ठीक। या फिर हम जो हमारे जो चिप्स होते हैं या कुरकुरे ये सब पैकेट्स होते हैं, इन सब में ये जो हवा भरी होती है ना, वो नाइट्रोजन गैस होती है या हीलियम गैस। और वो क्यों होती है? इसलिए क्योंकि जो हमारे चिप्स और ये कुरकुरे होते हैं, इनमें ऑयल और फैट होता है, और अगर हम इसे ऐसे ही रख देंगे, कोई उसमें हवा नहीं भरेंगे, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस होती है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीडाइज नहीं होते और उनका टेस्ट और ऑर्डर चेंज नहीं होता। लाइक हम कहते हैं ना कि ये सेल गए हैं वो सब, तो वो रैंसिडिटी ही होता है, ठीक। या फिर हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स डाल सकते हैं। अगर हमने एंटीऑक्सीडेंट्स डाले हैं तो फिर वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो गाइस, हमारा यहाँ पे ये चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। ये बहुत ही ईजी चैप्टर था। इसके मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लाऊंगी और इसके बाद हम करेंगे केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरी इंस्टाग्राम ID @sneha20056 पर मुझे बता सकते हैं।